Hello, welcome class 11 to today's video lecture. Class today we will proceed with the topic of business risk and आज के वीडियो लेक्चर में हम बिजनेस रिस्क को एंटायरली कंप्लीट कर लेंगे. हम उसके नेचर एंड उसके कॉजेज दोनों पढ़ लेंगे, नेचर एंड कॉजेज बोथ. ठीक है, तो क्लास नाउ लेट्स प्रोसीड. सो क्लास सबसे पहले समझते हैं मीनिंग. देखो, बिजनेस रिस्क इज नॉट अ न्यू टर्म फॉर यू पीपल, क्योंकि हम पहले भी जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस स्टडी करे थे तो उसमें हम बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ चुके हैं. बट वहाँ पे हमने स्टडी किया था एक पॉइंट. नाउ वी विल स्टडी द डिटेल अबाउट बिजनेस रिस्क कि बिजनेस रिस्क क्या है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसके क्या क्या कॉजेज हैं. तो क्लास सिंपल सी चीज़ समझ लो, बिजनेस रिस्क का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस. या तो लॉस होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस की, या तो आपको लॉस ही होगा, भाई नुकसान हो गया सीधा, या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट, या फिर प्रॉफिट बहुत ही कम हुआ है आपको. तो क्लास ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो. आपको अपने एग्जामिनेशन में इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बिजनेस रिस्क का मतलब या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस है कि आपको सीधा नुकसान हो गया, या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट, जो आपका प्रॉफिट है वो आपको कम हुआ है, काफ़ी कम हुआ है. किस वजह से? ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स विच आर बियॉन्ड कंट्रोल. मतलब ऐसे इवेंट्स जिनके बारे में मतलब आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था. अनसर्टेनिटी का मतलब सबको पता ही, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि व्हेन वी कैन नॉट प्रेडिक्ट अबाउट फ्यूचर. हम में से किसी को भी नहीं पता कल क्या होने वाला है. फ्यूचर को लेके हम लोग श्योर कभी हो ही नहीं सकते. तो अगर मैं समराइज करूँ पूरी डेफिनेशन, तो बिजनेस रिस्क का मतलब है कि आपको लॉस हो गया या आपको प्रॉफिट कम हो गया ड्यू टू अनसर्टेनिटी. मतलब आपको नहीं पता था फ्यूचर में क्या होने वाला है, आप कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो गए जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करे थे और जो आपके कंट्रोल के बाहर थे. क्योंकि अगर वो आपके कंट्रोल में होते, खुद सोचो, तो आप उन्हें होने ही नहीं देते. लेकिन वो आपके कंट्रोल के बाहर थे और वो हो गए, जिससे आपको नुकसान हो गया या प्रॉफिट काफ़ी कम हुआ. जैसे क्लास खुद सोचो कि आपके प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर आपके सामने खड़ा हो जाए और सभी कस्टमर्स जो पहले आपका सामान लेते थे वो कॉम्पिटिटर का सामान लेने लग जाए. तो ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं थी. फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, ये आपके कंट्रोल में नहीं था. तो ये ऐसे इवेंट्स थे जिनकी वजह से आपको या तो लॉस हो गया, इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो गया. तो ये बिजनेस रिस्क. लेट्स रीड द एग्जाम्पल. डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू एमरजेंस ऑफ अ न्यू स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर. जो मैं भी बताया कि हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर आपके सामने आके खड़ा हो जाए. ड्यू टू चेंज इन टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स. भाई कंज्यूमर्स का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो जाए, जो पहले वो आपका प्रोडक्ट लेते थे अब वो दूसरा प्रोडक्ट लेने लग जाए. तो दीज फैक्टर्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय बिजनेसमैन. क्लास हर फैक्टर एक बिजनेसमैन कंट्रोल नहीं कर सकता. And these can result in decline of profit or can also lead to loss. Is that clear? Now, nature of business risk पढ़ते हैं. क्लास 4 characteristics है business risk की. नंबर 1, business risk arises due to uncertainties. Yes, very sure. क्लास uncertainty का मतलब क्या होता है? हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है. क्लियर बात है, समझ लो क्लास. हम में से किसी को भी नहीं पता कि एक्चुअल में फ्यूचर में होने क्या वाला है. इस वजह से तो रिस्क होती है. अगर सबको पता चल जाए कि क्या होने वाला है तो हम सब कंट्रोल ना कर ले. अगर हमें पता चल जाए कल अर्थक्वेक आने वाला है, हमें पता चल जाए 1 महीने बाद अर्थक्वेक आने वाला है, हमें पता चल जाए कि भाई कल जो है एक नया कॉम्पिटिटर या 1 महीने बाद एक नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आने वाला है, तो हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं. लेकिन अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जब आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे अपनी आंसर शीट में, सबसे पहले आपको अनसर्टेनिटीज का मीनिंग बताना है कि अनसर्टेनिटीज refers to the lack of knowledge about what is going to happen in the future. हम में से किसी को नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है. नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, चेंज इन डिमांड ऑफ कंज्यूमर्स, ये फ्यू एग्जांपल्स हैं अनसर्टेनिटीज के जिनकी वजह से बिजनेस रिस्क होती है. आपको नहीं पता कब क्या होने वाला है. नेक्स्ट, रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. यस क्लास, ऐसा दुनिया में कोई बिजनेस नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जिसके अंदर रिस्क ना हो. ऐसा कोई, क्लास आप खुद इमेजिन करके सोचो, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है दुनिया में जिसमें रिस्क ना हो. क्लास फायर लग सकती है कभी भी, नेचुरल कैलेमिटी आ सकती है कभी भी. तो ऐसी कोई मतलब बिजनेस हो ही नहीं सकता जिसमें रिस्क ना हो. रिस्क इज एन
important constituent of every business. No business can avoid risk. और क्लास जो अमाउंट ऑफ रिस्क है इट वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस. भाई बिजनेस टू बिजनेस फर्क पड़ता है रिस्क का. जो छोटे बिजनेस है उनकी रिस्क कम होती है, जो बड़े बिजनेस है उनकी रिस्क ज़्यादा होती है. ये पॉइंट अभी मैं डिस्कस करूंगी आगे कि बिजनेस से बिजनेस रिस्क पे इफेक्ट पड़ता है. क्लास रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड. आप रिस्क कम कर सकते हो, आप अपनी तरफ से हर एफर्ट्स करके रिस्क को कम कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, बट रिस्क को खत्म नहीं कर सकते. आप अपनी फैक्ट्री को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बना सकते हो कि भाई चलो हम इतने स्ट्रॉन्ग पिलर्स बना रहे हैं कि भाई अर्थक्वेक आएगा तो नुकसान नहीं होगा. तो आप मिनिमाइज कर सकते हो बट आप कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते. हो सकता है फ्लड आ जाए, समझ लो. तो अब अपनी तरफ से एफर्ट्स करके हम रिस्क को कम से कम, हम इंश्योरेंस करा सकते हैं कि अगर रिस्क कोई नुकसान हो तो हमारी उसकी भरपाई हो जाए. तो आप अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स करके रिस्क को मिनिमाइज तो कर सकते हो बट एलिमिनेट, खत्म नहीं कर सकते क्लास. तो ये लाइन आपको जरूर लिखनी है जब आप ये पॉइंट लिखेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट ट्रूथ है, ये फैक्ट है जो आपको लिखना ही लिखना है कि रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड. नेक्स्ट जो मैं अभी पॉइंट आपको बता रही थी, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. यस क्लास, रिस्क कितनी है किस बिजनेस पे ये डिपेंड करता है अपॉन द टाइप ऑफ बिजनेस. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. सपोज करो आपका जो बिजनेस है वो फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड, आप डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स, गारमेंट्स और ये जब आप बनाते हो तो क्लास सबसे ज़्यादा रिस्क होता है फैशन में. पता है फैशन बदलते हुए देर नहीं लगती, रातों रात फैशन बदलता है, रातों रात. तो फैशन आइटम्स में जो भी बिजनेस इन्वॉल्व है ना उसका रिस्क हमेशा ज़्यादा है, क्योंकि फैशन तो पब्लिक यूं बदलती है कि पता भी नहीं चलता. ऐसी क्लास जो बिजनेस बड़े स्केल पे काम कर रहा है उनका रिस्क ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अ स्मॉल स्केल बिजनेस. आपको सोचो छोटी सी दुकान है, ठीक है, उस दुकान में आग लग जाए तो उसका कितने सामान का नुकसान हो जाएगा, हजारों का, लाखों का. लेकिन सोचो टाटा या रिलायंस की किसी बड़ी फैक्ट्री में आग लग जाए, उनका करोड़ों का नुकसान होगा. तो ये तो होता ही क्लास की जो लार्ज बिजनेस है उसकी रिस्क हमेशा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अ स्मॉल बिजनेस. ठीक है, नाउ लेट्स रीड दिस पॉइंट. द डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ बिजनेस. ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस एंड साइज ऑफ बिजनेस आर द मेन फैक्टर्स विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिस्क इन अ बिजनेस. ये आपको ये दो फैक्टर्स आपके कोर्स में मेंशन है, एनसीईआरटी में इनको क्लियरली मेंशन किया गया है. तो ये आपको जरूर मतलब मेंशन करना ही करना है इस पॉइंट के एक्सप्लेनेशन में. एक तो क्या क्लास, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस एंड साइज ऑफ बिजनेस, ये मेन फैक्टर्स हैं क्लास विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिस्क इन अ बिजनेस. जैसे एग्जांपल जो मैंने अभी डिस्कस करा, अ बिजनेस इन्वॉल्व इन फैशन आइटम्स बियर्स अ हाई डिग्री ऑफ रिस्क. मैंने अभी बताया सा क्यों होता है कि जो भी फैशनेबल आइटम्स में डील करते हैं, फैशन से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें जितने भी बिजनेस होते हैं उनको ज़्यादा रिस्क बियर करना पड़ता है, बिकॉज फैशन बहुत जल्दी, बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है. अ लार्ज स्केल बिजनेस जनरली हैज़ अ हायर रिस्क दैन अ स्मॉल स्केल बिजनेस. तो लार्ज स्केल बिजनेस की जो रिस्क है वो स्मॉल स्केल बिजनेस से ज़्यादा होती है. लास्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क. यस क्लास, प्रॉफिट जो है ना रिस्क बियर करने का रिवॉर्ड है. बिजनेसमैन इतनी रिस्क बियर करता है, ठीक है, इतनी मेहनत करता है, लेकिन उसे एंड में क्या मिलता है, उसका रिवॉर्ड क्या मिलता है, उसे उसका फल या फ्रूट क्या मिलता है, प्रॉफिट. क्लास एक बहुत पुराना प्रिंसिपल है बिजनेस में, तो बहुत पुरानी कहावत है, नो रिस्क नो गेन, कि अगर आपने कोई रिस्क नहीं लिया ना कोई प्रॉफिट नहीं कमाया. क्लास ये बिजनेस का एक बहुत मतलब क्या कहते हैं जबरदस्त प्रिंसिपल है कि आप जितनी रिस्क लोगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा. एक एंटरप्रेन्योर, एक ओनर, एक बिजनेसमैन इतनी मेहनत करता है, दिन रात काम करता है, इतनी रिस्क उठाता है, किस एक्सपेक्टेशन से, किस मोटिव के साथ, विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. तो ठीक है क्लास, इस पॉइंट को रीड करते हैं. प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क. इट इज एन एज ओल्ड प्रिंसिपल, नो रिस्क नो गेन. मेंशन जरूर करना है इसको, एज इट इज हाईलाइट करना है, कैपिटल में लिखना, बोल्ड में लिखना, आंसर शीट में मेंशन करना. लार्जर इज द रिस्क, more is the profit. An entrepreneur bears risk with the expectation of earning profit.
अब चलते हैं क्लास हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। कि ये जो रिस्क जो आती है ना बिजनेस में, इसके कॉजेज क्या हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रिस्क अराइज होती है। तो अगेन 4 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला सबसे सिंपल है नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज आपको पढ़ते ही, हेडिंग पढ़ते ही समझ आ गया होगा। नेचुरल कॉज का क्या मतलब है, नेचुरल कैलामिटीज। ह्यूमन बीइंग्स का इस पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है क्लास, ये आपको पता है। ह्यूमन बीइंग्स का जो ये नेचुरल कॉजेज हैं, इन पे हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। तो ह्यूमन बीइंग्स हैव नो कंट्रोल ओवर नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, फेमाइन्स एटसेट्रा। दे अफेक्ट बिजनेस अ लॉट एंड रिजल्ट इन हैवी लॉसेज। इनकी वजह से बहुत 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 लॉस हो जाता है बिजनेस को। नेक्स्ट है ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज आपको नाम से समझ आ रहा है, जो ह्यूमन से होने वाला नुकसान है। मतलब जो हम ह्यूमंस हैं, जो पर्सन है, कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, इनकी वजह से जो भी, मतलब किसी इंसान की वजह से, किसी ह्यूमन की वजह से होने वाला नुकसान। जैसे क्लास मान लो आपके किसी एम्प्लॉय ने कंपनी में फ्रॉड कर दिया, चोरी करी, ये तो चलो कंपनी वाले ह्यूमन हो गए। सपोज करो बाहर जो है कोई आप जो दंगे हो गए, आपके शहर में दंगे हो गए और लोगों ने आपकी फैक्ट्री जला दी दंगों में, तो वो भी जो रिस्क था, वो जो नुकसान था, वो किन की वजह से हुआ, वो ह्यूमंस की वजह से हुआ। समझ आ रही क्लास आपको। तो ह्यूमन कॉज में क्या आया, इट रेफर्स टू अ चांस ऑफ लॉस ड्यू टू ह्यूमन बीइंग और एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लास एक चीज बहुत क्लियर करके चलना, ह्यूमन कॉज का मतलब सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं होते कि सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉयज की वजह से जो नुकसान हो रहा होगा वो ह्यूमन कॉज है, नहीं। ह्यूमन कॉज मतलब कोई भी ह्यूमन, कोई भी इंसान, कंपनी के अंदर, कंपनी के बाहर। तभी देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, इट रेफर्स टू अ चांस ऑफ लॉस ड्यू टू ह्यूमन बीइंग, कोई भी ह्यूमन बीइंग और एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन कॉजेज इंक्लूड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स सच एज डिसऑनेस्टी, मतलब भाई कोई एम्प्लॉय ने आपसे चीटिंग कर ली, फ्रॉड कर लिया, आपके पैसे चुरा के भाग गया। केयरलेसनेस बाय एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज ने ढंग से मशीन्स को हैंडल नहीं किया, मशीन्स खराब हो गई। स्ट्राइक्स, आपके जो वर्कर्स हैं वो हड़ताल पे चले गए, सोचो आपको कितना नुकसान होगा। वर्कर्स हड़ताल पे चले गए, प्रोडक्शन नहीं हो रही है। राइट्स, दंगे हो गए, दंगों में लोगों ने आपकी फैक्ट्री जला दी, आपका सारा सामान जो है वो स्पॉइल हो गया, खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये वो कुछ फैक्टर्स हैं जो ह्यूमंस की वजह से होते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिक कॉजेज। क्लास इकोनॉमिक कॉजेज में ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो इस कॉज का स्कोप बहुत बड़ा है, लेकिन आपके कोर्स में बहुत लिमिटेड स्कोप है, तो आपको बहुत घबराना नहीं है। क्लास सिमिलरली चीज समझो, जो भी चीज इकोनॉमी से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, वो हो गया हमारा इकोनॉमिक कॉज। जैसे चेंज इन फैशन, फैशन बदल गया, कस्टमर्स की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल गए। तो आपने पढ़ा है, अपने इकोनॉमिक्स में भी आप पढ़ते हो डिमांड एंड सप्लाई, कि भाई जब कस्टमर्स ने आपका प्रोडक्ट छोड़ के आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई, कस्टमर दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड करने लग गया। तो डिमांड किसका टॉपिक है, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, डिमांड किसका टॉपिक है, डिमांड इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। समझ लो, टैक्सेशन किसका पार्ट है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो जो भी अनसर्टेनिटीज इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से होती है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, जो भी अनसर्टेनिटीज इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से होती है, उन्हें हम किस में डालते हैं, हम डालते हैं ना इकोनॉमिक कॉज। जैसे चेंज इन फैशन, फैशन चेंज होने की वजह से कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट छोड़ के भाई दूसरे का प्रोडक्ट लेना शुरू कर दिया। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हुआ, कस्टमर आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई, आपके प्रोडक्ट की डिमांड ना करके कस्टमर इज डिमांडिंग द प्रोडक्ट ऑफ योर कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिशन, लेवी ऑफ हायर टैक्सेस, इतने ज्यादा टैक्स लग गए कि अब आपको प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है। क्लास अब एग्जांपल देखो, जनता गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्लास 12 से एग्जांपल उठाया मैंने, बट इसका यहाँ पे रोल है। अच्छा, अब ये एग्जांपल क्लियर हो जाएगा तो आपको नेक्स्ट ईयर भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्लास ध्यान से देखो, जनता गवर्नमेंट, जो भारतीय जनता पार्टी है, जब उसे, वो पहले जनता गवर्नमेंट थी, जब वो इंडिया में पावर में आई, रूलिंग पार्टी बनी, तो उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज में चेंज किया कि जो कोका कोला कंपनी थी और जो और भी एमएनसीज थी, मल्टीनेशनल कंपनीज थी, जो फॉरेन कंपनीज थी, उन्हें इंडिया से बाहर जाना पड़ गया। तो क्लास सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ो, इंटरेस्ट से पढ़ो कि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज मिले। ठीक है, मार्क्स लाने के लिए मत पढ़ो, मार्क्स तो आएंगे ही जब आप नॉलेज गेन करोगे ना किसी सब्जेक्ट की, आप डीपली इन्वॉल्व होगे, इंटरेस्ट के साथ चैप्टर को स्टडी करोगे, तो आप खुद देखोगे कि सब्जेक्ट कमांड, आपकी उस सब्जेक्ट पे अपने आप कमांड हो गई है। फिर क्या 11th क्या 12th, आप तो बस फिर
फुल मार्क्स लाओगे, आपको सिर्फ इंटरेस्ट डेवलप करना और नॉलेज गेन करने पे फोकस करना है। नॉलेज गेन हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर तो लर्निंग भी बहुत ईजी है। अब क्लास देखो, व्हेन जनता गवर्नमेंट, जो मैं आपको बता रही हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी, जिसका पहला नाम जनता गवर्नमेंट था, जब वो रूलिंग पार्टी बनी इंडिया में 1970s की बात है, तो उन्होंने जितनी भी MNCs थी उन सबको इंडिया से बाहर भगा दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, हम अपनी कंट्री की खुद की इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगे, हम फॉरेन इंडस्ट्रीज पे डिपेंड नहीं होंगे। तो जो भी ये उनकी पॉलिसी थी, तो उनके आते ही क्या हुआ, जो भी MNCs थी, जो लाइक कोका कोला कंपनी, जो इंडिया में अच्छा खासा बिजनेस कर रही थी, उन्हें इंडिया को छोड़ के जाना पड़ा। तो सोचो रिस्क है कि नहीं है। उन कंपनीज का तो अच्छा वाला काम चल रहा था, पूरे इंडिया में उनकी सप्लाई हो रही थी प्रोडक्ट की, और देखो उन्हें एकदम ही रिस्क आया, ये रिस्क ही तो है, एकदम ही उन्हें देश छोड़ के जाना पड़ रहा है, एकदम उनकी जो सेल्स है वो बिल्कुल कम हो गई इंडिया में। कम क्या हो गई, बिल्कुल बैन ही हो गई। तो ये भी तो एक रिस्क है, ये एक इकोनॉमिक फैक्टर है कि एक पार्टी पावर में आई है और उसकी पॉलिसीज की वजह से आपकी कंपनी को बंद होना पड़ रहा है, आपकी पूरी की पूरी कंपनी बैन हो गई एक देश से। तो आप खुद सोचो कितना बड़ा रिस्क है, कितना लॉस हुआ होगा कोका कोला कंपनी को। अच्छा, उसके बाद आते हैं क्लास फिजिकल कॉजेस। अगर मैं आपको सिंपली क्लास इजी लैंग्वेज में बताऊं ना, जो आपके ह्यूमन, नेचुरल और इकोनॉमिक कॉज में ना आए, वो आता है फिजिकल कॉज में। सबसे इजी पहचानने का तरीका है, लेमैन लैंग्वेज में सबसे इजी है, जो आपका ह्यूमन कॉज में ना आए, जो आपका नेचुरल कॉज में ना आए, जो आपका इकोनॉमिक कॉज में ना आए, वो आता है आपका फिजिकल कॉज में। जैसे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, मैकेनिकल डिफेक्ट्स, मशीनरी में कुछ डिफेक्ट्स आ गए, बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर, बॉयलर एक मशीन का पार्ट होता है, वो बर्स्ट हो जाए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो किसी और में नहीं है, मैं सिंपल कह रही हूँ, जो किसी और कैटेगरी में ना है उसे आपने किस में डाल दिया, फिजिकल कॉजेज में, विच लीड टू पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिस्क। इज दैट क्लियर क्लास? तो क्लास आज हमने कंप्लीट टॉपिक जो है रिस्क का कंप्लीट करा, हमने रिस्क का मीनिंग स्टडी करा है, हमने कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क पढ़े, हमने नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क पढ़े। तो आई होप क्लास की जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट लाइंस जो आपको आंसर शीट में लिखनी है, वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। वी हैव फोकस्ड ऑन आवर ट्विन ऑब्जेक्टिव्स, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एंड सेकेंड थिंग we have focused on the important lines which you must write in NCERT। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स में डिस्कस करें, इनको एग्जाम में जरूर लिखना। इट विल क्रिएट अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द टीचर, टीचर बहुत इंप्रेस होकर आपको अच्छे मार्क्स देंगे। मार्क्स गेन करने आपको टीचर से, समझ लो क्लास, मेहनत सब करते हैं लेकिन मार्क्स गेन करना भी एक ट्रिक है। तो आप वो लाइन्स जरूर लिखो, वो जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हमने डिस्कस करी हैं उनको NCERT में जरूर मेंशन करो। इज दैट क्लियर क्लास? So I hope the complete topic is clear to you, complete concept is clear to you। फिर भी क्लास अगर आपको कोई भी डाउट है तो just let me know so that we can clear it in the doubt clearing session।